आशीष जी, आप ना ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल, आप दिन में कम से कम 8-9 घंटे जॉब भी कर रहे थे। बिल्कुल। ठीक है। और आपने अब 2 एग्जाम और पकड़ लिए, जी, एपीएफसी और ईओओ। ये हो तो आपके मन में ये नहीं आया कि यार मैं बहुत सारी नावों पे बैठने वाला हूँ और अगर मतलब मल्टीपल नावों पे बैठूंगा तो डूब जाऊंगा? नहीं ऐसा नहीं है देखिए यूपीएससी की नाव एक इतनी बड़ी नाव है कि उसमें छोटी-छोटी बहुत सारी नाय नाव अपने आप आ जाती हैं। सही है, सही है। यूपीएससी का सिलेबस आप एक बार पढ़ेंगे, तो वो इतना जेनेरिक सिलेबस है कि काफ़ी अदर एग्ज़ाम्स का सिलेबस कहीं न कहीं ओवरलैप कर जाता है उसमें। तो इस पूरी 4-5 साल की जर्नी में कौन सी ऐसी मोमेंट थी जहां पर आपको बहुत डाउन फील हुआ हुआ यार कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ? कैसी ऐसी मोमेंट थी जिसको आप रिकॉल करना अ, चाहेंगे? हेलो आशीष। हाय एवरीवन। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आशीष मोहन जी, जिनका ईओ 2023 एग्जामिनेशन में 383 रैंक आया है। एंड हम बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहेंगे आशीष जी को इस सिलेक्शन के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत congratulations। दोस्तों, मैं आशीष जी के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा जिससे आप इनकी टफ जर्नी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2017 में आईआईटी रुड़की से सीएसई में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद इन्होंने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ज्वाइन किया। और इनका सपना स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं यूपीएससी का हो चुका था ड्यूरिंग दी बीटेक टाइम ओनली। इन्होंने 3rd ईयर से यूपीएससी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी। और दोस्तों, यूपीएससी का सपना सिर्फ सपना नहीं है, मतलब एक वो बहुत बड़ी गेम बन जाती है। मतलब इन्होंने उस गेम को अच्छे से निभाया और 5 अटेम्प्ट दिए, जहाँ पे इन्होंने लगभग 4 मेंस भी लिखे। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी इनका कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो दुख दिल के कहीं ना कहीं किसी कोने में भी था कि यार यूपीएससी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। बट जब ईओ की अपॉर्चुनिटी इनको मिली तो इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से ग्रैब किया और इनको एक आइडिया लग गया कि यार यूपीएससी की प्रिपरेशन भली मेरी यूपीएससी में काम नहीं आ रही, बट इस एग्जाम में पक्का काम आ सकती है। और बहुत तरीके से, बहुत योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने उस प्रिपरेशन को जो है अंजाम दिया। और दोस्तों, जब आपके सामने खड़े हैं तो ही इज़ अ ईओ ऑफिसर। बट दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। जो पर्सन आपके सामने खड़ा है ये साइंटिस्ट हैं, सी ग्रेड इन दी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट है, लेवल 11 पोस्ट पे ऑलरेडी है ये। लेकिन आप देखिए कि इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद इनकी पढ़ने की ललक, इनकी कंसिस्टेंसी कम नहीं हो रही है। मतलब ये अभी भी स्टेबल मोड में नहीं है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि छोटी सी अचीवमेंट के बाद हम कुछ बन गए, अब हमें मतलब क्या चिंता दुनिया की। बट ही इज़ स्टिल ट्राइंग टू गेट हिज बेस्ट, जो कि बहुत बड़ी बात है। हमें रुकना नहीं होता जब तक हम अपने लिए जो सोच रहे हैं, जो हम सपना देख रहे हैं, वो हम अचीव ना कर लें। तो ग्रेट आशीष, आपसे सबसे बड़ी सीख हमें यही देखने को मिल रही है कि चलता चल रहा ही चलता जब दुनिया की है रीत, और मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। आशीष जी, मैं जानना चाहूँगा कि कैसी जर्नी रही आपकी और कैसा फील कर रहे हैं इस टाइम ईओ ऑफिसर बनने के बाद? जर्नी तो एक्चुअली काफ़ी लंबी रही। बीच में ईओएओ की अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, लेकिन उस समय लग रहा था जब 2020 में वैकेंसी आई थी, तो उस समय लग रहा था कि यूपीएससी से स्विच करने का सही समय नहीं है, थोड़ा यूपीएससी में और ट्राई कर लेना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद भी अगर यूपीएससी साइड में नहीं थोड़ा सक्सेस मिली तो दोबारा अपॉर्चुनिटी दी ईओ की, साथ में एपीएफसी की भी अपॉर्चुनिटी आई थी। और उस समय जब एपीएफसी का एग्ज़ाम के साथ साथ एओईओ का दिया, तो लगा देखे कि शायद हो जाएगा इस बार। लेकिन जो एग्ज़ाम के बाद फिर फाइनल स्टेज तक आते आते, इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल रिज़ल्ट तक आते आते इतना लंबा ड्यूरेशन निकल गया फाइनली। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो एक कहीं ना कहीं संतुष्टि मिली कि फाइनली सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। दोस्तों, यूपीएससी ना, मतलब आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रिपरेशन भी कर रखी है, जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं कर रखी उनको मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएससी इमोशंस हैं। मतलब वो एग्ज़ाम नहीं है, मतलब वो पूरी फैमिली का फिर एक जो है उससे नाता जुड़ जाता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि चलो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम नहीं निकला, लेकिन यूपीएससी ईओ एग्जाम निकल गया है। तो अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें आशीष जी से, तो आई थिंक ही इज़ द मोस्ट कैपेबल पर्सन दिस टाइम एट दिस फ्लोर जो आपके आंसर दे पाए। तो कोई भी डाउट अगर आपका है रिगार्डिंग द ईओ एग्जामिनेशन या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन, फील फ्री टू आस्क। सर, आपने इतने टाइम तक कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करी है, इसका कोई वो है आपके पास कि कैसे अपना इसको कंसिस्टेंसी दे रहे? हाँ, कंसिस्टेंसी एक्चुअली बिल्ड हो जाती है। जब एक अटैम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलती तो वो अपने आप पुश बन जाता है कि अगले अटैम्प्ट देने के लिए और अच्छी तरीके से। जैसे लाइफ लेकिन में फेलियर आते हैं पर उसको फिर भी बिल्कुल, मेंटेन करना चाहिए। मतलब फेलियर तो आएंगे, फिर डाउन मोमेंट भी आते हैं, लेकिन आपको बाउंस बैक करना होता है हमेशा।
सर मैं इस सवाल में ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब आप ऑलरेडी 11th लेवल पे साइंटिस्ट हैं और आप सुबह उठते होंगे कि अलार्म बजा कि भाई पढ़ना है, तो ऐसा नहीं लगता होगा कि यार क्या ज़रूरत है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी आप ये एक्चुअली ये कई बार आपको होल्ड बैक करने का वो भी बन जाता है कि सब कुछ सही चल रहा है, क्या ज़रूरत है करने की। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन हमें खुद ढूंढना पड़ेगा कि हमें जो अभी कर रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। वही चीज़ जब उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं तो वही चीज़ अपने आप पुश बन जाती है कि वी हैव टू वर्क मोर एंड वर्क हार्ड इन अदर डायरेक्शन वेयर वी कैन फाइंड सेटिस्फेक्शन। ग्रेट ग्रेट। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे सुरेंद्र सर, आप पूछ रहे थे कुछ? फर्स्टली कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। और आगे आप क्या फिर यूपीएससी का ट्राई करेंगे? I will try, but at a specific state I will take a call whether to keep trying or I should switch back. और कोई प्लीज़? Sir, do you have any kind of remorse? पेपर नहीं हुए, कोई मलाल होता है ना? हाँ, मलाल तो रहता ही है। देखो जैसे शुरू में जब यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी तो कह सकते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि शुरू के 2-3 साल काफ़ी वेस्ट हो गए उसमें। अगर लगता है कि अगर उस समय पे गाइडेंस अच्छी होती तो वो चीज़ उसके बेस स्ट्रांग बन जाता, तो हो सकता है कि यूपीएससी भी काफ़ी पहले निकल गया। नहीं, मलाल की जो आपने बात करी ना जलज, आज भी जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो मुझे हमेशा ये दुख होता है कि यार यूपीएससी निकल जाता तो लाइफ कुछ और ही होती। तो ये मलाल जिसने 4-5 साल लगा दिया इस प्रिपरेशन में, वो शायद बेहतर समझ सकता है कि ये रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्योंकि मलाल को धोए कैसे? तो धुलेगा ही नहीं। मिलेगा। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया था उसे कैरी करिए। Still आज आपके पास सक्सेस तो आई गई, तो कभी ना कभी तो it has to wash off, right? मतलब वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है कि आपको कौन सी स्टेज पे आपको स्विच बैक करना है, मतलब दूसरे एग्ज़ाम की तरफ जाना है, दूसरे एग्ज़ाम को देखना है कि अब हो गया, अब ये नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे आपको उस चीज़ से पीस बना के चलना है कि अब यू हैव टू लिव विद द पीस। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पेड स्टूडेंट थे, मतलब इन्होंने हमारे कोर्स को अच्छे से यूज़ किया है। और आप कुछ कहना चाहें? बेसिकली तो जो मैंने ये AO और APFC का सिलेबस देखा तो उसमें मेनली मुझे 3-4 ऐसे पार्ट दिखे जो यूपीएससी के सिलेबस से अलग थे। तो एक तो साथ साथ मैं यूपीएससी भी दे रहा था, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि जो मैं देख के जल्दी से इस वाले पार्ट को भी कवर कर पाऊँ। तो उसके लिए मुझे जो वीडियो कोर्स मिला वो काफ़ी मुझे लगा कि इससे एटलीस्ट मेरे बेसिक्स कवर हो जाएंगे। हाँ, आपका फेवरेट टीचर कौन है बेटा उस कोर्स में? कुलदीप हाँ, सर उस कोर्स में मेनली तो कुलदीप सर के ही लेक्चर देखे थे मैंने। क्या? और कोई? और कोई एक्चुअली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। एक्चुअली सर एग्जाम साइकिल काफ़ी लंबी हो गई, मतलब ये बहुत। 2 जुलाई 2023 को रिक्रूटमेंट टेस्ट का पेपर हुआ था, तो लगभग 1.5 साल बीत गए। तो आपका चेहरा ने याद नहीं आ रहा है मतलब। नहीं मतलब क्वेश्चन शायद पूछा था इसलिए। तो आपने जो कंपोनेंट्स थे जो यूपीएससी में नहीं आते, लेबर लॉज, हाँ। अकाउंट्स, वो एडुटैप से ही पढ़े थे? बिल्कुल, इसके बाहर कहाँ से पढ़े थे आप? पढ़े ही नहीं थे। कहीं से भी नहीं? उनके बाद एक ही कोर्स। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कोई और क्वेश्चन किसी ने पूछना है प्लीज? सर इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स, इसमें टफेस्ट पार्ट कौन सा लगा आपको जो यूपीएससी से हट के सिलेबस था? टफेस्ट तो मेरे लिए, क्योंकि देखो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो जो अकाउंट्स वाला होता है ना वो मुझे टफेस्ट लगा। अकाउंट्स कैसे समझा फिर आपने? मैंने एक्चुअली बेसिक्स कवर करके गया था और बाकी जो आपका लॉजिक रहता है उसके बेसिस पे मैंने उसको टैकल किया। लेकिन लगता है कि अगर थोड़ा और मैं एफर्ट देता तो शायद APFC भी मेरा क्लियर हो जाता, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में पूछते हैं अकाउंट्स वगैरह। नहीं, ये बात मैं एक मिनट सबको बताना चाहूँगा कि इनके ना मतलब जो आप इनका केस देखेंगे उसमें 2 सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो सफलता का और एक सिनेरियो थोड़ा मलाल का। सफलता ये कि भाई मैंने 3 महीने की तैयारी करके EU एग्ज़ाम निकाल दिया, और मलाल ये कि अगर वो तैयारी में थोड़ी सी और पहले स्टार्ट कर देता, नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट ना करता, तो मेरा APFC भी निकल जाता, जो कि एक अच्छी पोस्ट थी। तो यहाँ पे सिचुएशन 2 खड़ी हैं एक साथ। मलाल रह गए। अभी आ रही है दूसरा दोबारा। नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसके मलाल लिए पूरा इसको कैसे? दो 2 देंगे। तो कोई और क्वेश्चन किसी का प्लीज? तो एक तो ये अचीवर बैच है आपके लिए, आप प्राउड अचीवर हैं हमारे। एंड ये आपके लिए एक बुक है, थैंक यू। ठीक है, आप इसे पक्का पढ़िएगा। और कुछ कहना चाहें आप? थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं आशीष मोहन जी, जिनका EU एग्जामिनेशन में 383 रैंक आया है।
इस सेशन में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आशीष जी से कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरीके से उन्होंने इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया, उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी। तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप अपकमिंग 2023 या 2025 ईओ एग्जामिनेशन को टारगेट करने की सोच रहे हैं। तो आशीष जी, वेलकम टू दी सेशन। थैंक यू सो मच। आशीष जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है बीटेक के दौरान ही यूपीएससी की प्रिपरेशन आपने डिसाइड करी थी कि मुझे करनी है। जी। तो ये यूपीएससी का सपना कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे आपने इसको जो है अप्रोच करने की सोची? यूपीएससी का सपना बेसिकली जो यूपीएससी का नेचर ऑफ वर्क है वो काफ़ी अपीलिंग है। उसमें देयर आर लॉट ऑफ डायनामिक एरियाज लाइक यू कैन बी इधर पोस्टेड इन सम रूरल एरियाज, सम स्पेसिफिक मिनिस्ट्री, और लाइक the spectrum of the work is very wide, so Right. which attracted me over the regular 9 to 5 job, so that have been a push for me to go towards the UPSC journey. आपने आईआईटी रुड़की से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है और आपकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी हुई। Yes. मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सपना है लोगों का, ठीक है, और ये ऑलरेडी एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट Autonomous ऑर्गेनाइजेशन है। आप एक अच्छी लेवल पे होते हैं, अच्छी सैलरी आपको मिल रही होती है और अच्छा नेचर ऑफ वर्क होता है जो कि आपके फील्ड से रिलेट भी करता है। तो इसके बावजूद यूपीएससी की तरफ जाना? एक्चुअली जो नेचर ऑफ वर्क है वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वेयर पर्सन फाइंड्स द सेटिस्फेक्शन। राइट। लाइक जो करंट जॉब है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कुछ चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ और अचीव कर सकता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ। वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट हो जाता है कि आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मिला है, उसमें काम करना है फ्रॉम द मॉर्निंग टू द इवनिंग, सो दैट बिकम्स लाइक सो मच कंस्ट्रेनिंग एंड देयर आर लैक ऑफ लाइक इनिशिएटिव टेकिंग अपॉर्चुनिटीज देयर। राइट राइट, मतलब आपको लग रहा है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ कर लोगों के लिए सकता हूँ, और वो मैं अभी नहीं कर पा रहा अभी हूँ। नहीं कर थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं या फिर उतनी पावर नहीं है कि मैं अपने एक्शंस को जो है एग्जीक्यूट कर पाऊँ। एग्जीक्यूट कर। राइट। तो आशीष जी, ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन जर्नी होती है लोगों की जनरली बहुत टफ होती है, ठीक है, दो ही है रिजल्ट, या तो होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के अभी तक? मैंने अभी तक 5 अटेम्प्ट दिए हैं। तो क्या रिजल्ट रहा है आपका अभी तक? 5 में से मैंने 4 बार तक मेंस लिखा है और मेंस क्लियर एक बार भी नहीं हुआ अभी तक। ओके ओके। तो मतलब आप कैसे समराइज करना चाहेंगे अपनी यूपीएससी की जर्नी को अभी तक? जर्नी जो है ओवरऑल देखें तो लाइक काफ़ी उथल-पुथल से भरी हुई है। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग में जहाँ जैसे पहली बार में प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया कि ये तो लाइक राइट आई ट्रैक पर आई हूँ, कैन सही डू, चल रहा है सब मैं कुछ। सही ट्रैक पे हूँ। फिर देखा अगली बार में प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो वो काफ़ी डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो गया। तो वो कहीं न कहीं यूपीएससी आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा देती है। और फिर जब मेंस दिया, कभी लगा कि मेंस इस बार बहुत अच्छा चला गया, फिर भी मेंस नहीं निकलता है। तो वो कहीं न कहीं काफ़ी डाउन्स लेके आती है लाइफ में। लेकिन फिर भी दोबारा अगला अटेम्प्ट करने के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, खुद को खड़ा करना पड़ता है। तो वो चीज़ें थी काफ़ी, मतलब यूपीएससी की जर्नी ने आपको बहुत कुछ सिखाया। बहुत कुछ सीखा है। तो जब आपने 2023 में ईयू एग्जाम के बारे में सुना, आई होप आपने इसको पहले सुन रखा हाँ, होगा। मैंने एक बार 2020 में सुना था, तब मुझे ऐसा लगा था कि अभी ये राइट टाइम नहीं है यूपीएससी से ईओ की तरफ स्विच करने का, क्योंकि मैंने अभी शायद कहें तो सीरियसली या राइट गाइडेंस के अंडर में एक ही अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया था, तो मुझे लगा कि अभी मैं थोड़ा यूपीएससी और देता हूँ। और उस टाइम तक हम थोड़े महाभारत के अर्जुन बने होते हैं ना कि यार हमें सिर्फ एक चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही है, आँखें वो है दिखाई दे रही है। यूपीएससी, उसी को फोड़ना है। उसी को फोड़ना है। तो जब यूपीएससी में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो आपने फिर 2023 के ईयू एग्जाम के बारे में ईओ सोचा। एग्ज़ाम के बारे में सोचा। आशीष जी, एक ना बहुत डिफिकल्ट जो है कंडीशन होती है बच्चे के लिए, खासकर यूपीएससी एग्जामिनेशन में, कि भाई हम ऑलरेडी 3-4 साल इन्वेस्ट कर चुके हैं, हम बहुत मेहनत कर चुके हैं। अब हमारी यहाँ पर अगर हम प्रिपरेशन को कहीं और जो है डाइवर्ट करें तो हमारी प्रिपरेशन डाइल्यूट हो जाएगी। सम कॉस्ट फैलेसी होती है एक, Fallacy भाई आपने होती है। ऑलरेडी अगर इन्वेस्टमेंट कर दी है तो उसे फिर मतलब जल्दी निकलने का मन नहीं करता है। मन तो यूपीएससी का जो दलदल है जो आपको फंसा के रखता है, इसके बिना मतलब कुछ और सोचना, वो आपने कैसे मतलब डिसाइड किया कि मुझे कुछ और सोचना चाहिए, और ईओ फिर आपने क्यों डिसाइड किया? ठीक है। देखिए, मतलब मैं देखूँ तो हर इंडिविजुअल को अपने फैक्टर कंसीडर करने चाहिए कि कोई कितना फाइनेंशियली साउंड है, किसके पास कितना टाइम का हॉराइजन है। कि यूपीएससी को आई पर्सनली थिंक कि 3 से 4 साल से ज़्यादा नहीं देने चाहिए। उसके अलावा हमें मतलब अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं काफ़ी सारी, उधर ट्राई करना चाहिए अगर एक पॉइंट पे आके लगता है कि यूपीएससी नहीं हो पा रहा है। तो जब दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जैसे ईओए की अपॉर्चुनिटी आई, मैंने उसका वर्क प्रोफाइल देखा कि वो भी पब्लिक डीलिंग का है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, 2 समवट अकाउंट्स का है इसमें, लेकिन उसके साथ-साथ एनफोर्समेंट ऑफिसर का भी इसमें प्रोफाइल अटैच्ड है। तो वो चीज़ लाइक सिमिलर थोड़ी-सी मुझे लगी यूपीएससी से, तो इसलिए मैंने उस तरफ भी जाने का सोचा। बेसिकली सिलेबस और प्रोफाइल के बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि डिसाइड मुझे किया। ईओ की तरफ जाना चाहिए। जाना चाहिए। और इस टाइम आशीष जी एपीएफसी का एग्जाम भी आया था, तो बिल्कुल। आपने दोनों एग्जाम्स को टारगेट किया स्टार्टिंग में? मैंने दोनों एग्ज़ाम को टारगेट किया था और मेनली मेरा टारगेट एपीएफसी ही था।
लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा कहीं लैग कर गया कि एपीएफसी में थोड़ा इन डेप्थ में अकाउंट्स और आपका लेजिस्लेशन जो सोशल सिक्योरिटी वाले हैं वो पूछे जाते हैं, जो मैंने सही से टारगेट नहीं कर किए थे उस तो वो समय गिला पर। है अभी वो भी। थोड़ा सा है अभी भी। राइट। आशीष जी, आप ना ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल आप दिन में कम से कम 8-9 घंटे जॉब भी कर रहे थे। बिल्कुल। ठीक है। और आपने अब 2 एग्जाम और पकड़ लिए, जी। एपीएफसी और ईओयू। ईओ। तो आपके मन में ये नहीं आया कि यार मैं बहुत सारी नावों पे बैठने वाला हूँ और अगर मतलब मल्टीपल नावों पे बैठूंगा तो डूब जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यूपीएससी की नाव एक इतनी बड़ी नाव है कि उसमें छोटी-छोटी बहुत सारी नाव अपने आप आ जाती हैं। सही है, सही है। यूपीएससी का सिलेबस आप एक बार पढ़ेंगे, तो वो इतना जेनेरिक सिलेबस है कि काफ़ी अदर एग्ज़ाम्स का सिलेबस कहीं न कहीं ओवरलैप कर जाता है उसमें। अ, बस थोड़ा बहुत सिलेबस कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं हर एग्ज़ाम के, जो कि उसकी जॉब प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उस चीज़ को आप अलग से टारगेट करके मैनेज कर सकते हैं साथ में। आशीष जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने कल भी आपसे बात करी, तो मुझे ना एक फीलिंग आई कि आपकी जॉब आपकी प्रिपरेशन में कहीं भी आपको परेशान नहीं कर रही। ठीक है। मतलब जनरली लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि सर कंप्लीटली। हम ऑलरेडी 8-9 घंटे जॉब कर रहे हैं, उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज करते हैं, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता पढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो आशीष जी, आपकी दिनचर्या क्या होती थी कि जिसके थ्रू आप अपने जॉब के बावजूद इन एग्जाम्स के लिए इतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पा रहे थे? बेसिकली देखें तो मैं दिनचर्या में टारगेट करता था कि मुझे इतने आवर्स निकालने हैं, ऑफिस में इतने आवर निकालने हैं, ऑफिस से आके थोड़ा सा रेस्ट करना है, उसके बाद फिर मुझे पढ़ाई करनी है। मैं टारगेट करता था कि ऑफिस में जो जैसे मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग है, करंट अफेयर्स रीडिंग है, उसको मैं ऑफिस में कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि वो मुझे डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ना होता था, तो ऑफिस में मैं उसको ईजिली स्क्रॉल करके पढ़ तो सकता बॉस था। को पता था कि आप ऑफिस में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? कई बार बताना पड़ता था, कई बार नहीं बताना पड़ता था। सही है। तो उनको ऐसा नहीं होता था कि यार इतना अच्छा रिसोर्स हमारा किसी और एग्जाम को क्वालिफाई करके चला जाएगा तो इसको नहीं पढ़ने देते हैं? ये चीज़ आपने बहुत सही कही। इस चीज़ के लिए मैंने क्या किया कि मैंने कभी अपने वर्क को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया पढ़ाई के लिए। राइट। अगर मेरे पास कोई काम है पहले, तो मैंने पहले उसको कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई की, ताकि मैं बॉस को या ऑर्गेनाइजेशन में किसी को एक्सक्यूज़ ना दूँ कि कोई मुझे अनड्यू परेशान करे किसी राइट। एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के मतलब आपने लिए। वर्क एथिक्स बहुत हाई रखे अपने। बिल्कुल, बहुत मैंने बढ़िया। मेंटेन करके रखे, और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं वर्क वाइज़ लाइक आई एम लाइक केप्ट साउंड कंपेयर टू अदर पीयर्स इन द सेम नहीं नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन। आप आईआईटी बैकग्राउंड से यहाँ पे इतने इंटेलिजेंट हैं तो आप साउंड तो होंगे ही पक्का। तो आशीष जी, मतलब मॉर्निंग में पढ़ते थे आप या इवनिंग में ही पढ़ते थे? डिपेंड करता है, जैसे एग्ज़ाम क्लोज आता है तो मैं मॉर्निंग में भी शुरू कर देता हूँ। मॉर्निंग में एक्चुअली क्या होता है कि मॉर्निंग में जब स्टार्ट करते हैं तो एक कहीं न कहीं स्टार्टिंग हो जाती है, तो आपका माइंड मेकअप हो जाता है कि आज का दिन अच्छा जाने वाला है पढ़ाई के हिसाब से, तो वो चीज़ सही रहती है। बाकी जैसे अगर इवनिंग में लेट नाइट स्ट्रेच हो जाता था, तो मॉर्निंग में ना करके मैं फिर इवनिंग में कर लेता था। राइट। लेकिन कितने घंटे आप डेली पढ़ते ही पढ़ते थे? मतलब ये आपने हाँ, कितना ओवर आपके लिए फिक्स कर रखा था पर डे का? अगर ऑफ़िस के साथ देखें तो ऑफ़िस के साथ अराउंड 7 आवर्स के करीब निकल जाता था। काउंटिंग द टाइम इन द ऑफ़िस, लाइक 2 टू 2 एंड अ हाफ आवर व्हिच आई टेक मतलब आउट फ्रॉम द 5 घंटे ऑफ़िस। आप बाद में फिर भी पढ़ ही लेते थे? हाँ, अराउंड। तो सब देख रहे हो कि मतलब ये ये एक मोटिवेशन ही होती है जो आपको इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रही होती है। अदरवाइज तो क्या ज़रूरत थी एक लेवल 11 पे साइंटिस्ट ग्रेड को कि भाई इतनी मेहनत करे। बट ये जज़्बा, दोस्तों आप हज़ार एक्सक्यूज़ बनाते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन सेलेक्ट होने का ना सिर्फ़ एक ही पॉज़िटिव रीज़न होता है कि भाई करना है। तो आशीष जी, बहुत आपसे मुझे मतलब मोटिवेशन मिल रही है। आई होप मेरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिल रही हो। मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने पहली बार ईयू एग्ज़ाम का सिलेबस देखा, एपीएफसी का सिलेबस देखा, तो एपीएफसी का सिलेबस ना थोड़ी हवा उड़ाता है स्टार्टिंग में। हुँ, क्योंकि वहाँ पर आपको 14-15 कंपोनेंट प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, क्यूआरई एक डोमेन है पूरा। बिल्कुल। ठीक है, उसकी भी वेटेज काफ़ी हाई है। देन जीएस एक डोमेन है पूरा, उसकी वेटेज काफ़ी हाई है। इसने आपको परेशान नहीं किया होगा कि आप यूपीएससी बैकग्राउंड के हो। यूपीएससी बैकग्राउंड। फिर तीसरा एक डोमेन आता है आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटेंसी। एंड क्योंकि आप जो है इंजीनियर बैकग्राउंड के थे तो अकाउंटेंसी तो आपको पहले ही मतलब परेशान कर रहा होगा दिखते ही। परेशान कर। तो कैसे सोचा कि यार इन 3 कंपोनेंट्स को अप्रोच करूँ? क्या प्लान था स्टार्टिंग में? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी एपीएफसी ईयू एग्जाम के बारे में सुना है, अभी सिलेबस देखा ही है, और उनकी प्रिपरेशन के बीच में जो रोड़ा बन रहा है ना कि वो फुल फ्लेज प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो है अकाउंट्स, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी। यार इनको कैसे मैनेज करें? हम तो ऑलरेडी जीएस से परेशान है, ऑलरेडी क्यूआरई की प्रिपरेशन नहीं हो रही, सीसेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, और ये 4 कंपोनेंट्स और आगे। तो आपकी भी सेम सिचुएशन रही होगी। तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही उस टाइम पर कि यार मुझे ऐसे अप्रोच करना चाहिए, रिजल्ट तभी पॉजिटिव आएगा? मेरी बेसिक स्टडी तो यही थी कि जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है वो कहीं न कहीं यूपीएससी के प्रीलिम्स के अराउंड पड़ता है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स देने के बाद आपका जीएस पार्ट एक तरीके से पूरा प्रिपेयर हो चुका होता है। उसके बाद आप इन जो 4 कंपोनेंट्स हैं उस पे स्पेशली फ़ोकस करके आप उनको कवर कर सकते हैं। मैंने कोर्स लिया था एडुटैप से ही, तो उसके जितने भी लेक्चर्स थे मैंने 1.5x की स्पीड में जल्दी-जल्दी मैंने कवर किए,
ताकि एटलीस्ट मैं एक गो थ्रू कर लूँ सारी चीज़ों से, मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाए, और अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ तो चांसेस हो कि मैं चीज़ें रिकॉल करके उस चीज़ को अटेम्प्ट कर पाऊँ। राइट। एंड देखो 26 मई के आसपास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, 2 जुलाई के आसपास आपका जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट था एपीएफसी और ईओयू APFC का। तो आपका प्राइमरी फोकस तो यूपीएससी सिविल सर्विस पे ही होगा। बिल्कुल। तो उस टाइम पर यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले आपने कभी जो है अकाउंट्स वगैरह पढ़े या फिर आपने बाद में पढ़े ये 1.5 महीने में? हाँ, मैंने बाद में पढ़े थे 1.5 महीने में, जिसका शायद मुझे लगता है कि कहीं न कहीं नुकसान भी हुआ, कि जो एपीएफसी का कट ऑफ है वो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मार्जिन से ही रहा है बिल्कुल, मेरा। बिल्कुल। वो मुझे भी लगता है कि आप मतलब काफ़ी क्लोज़ रहे होंगे हाँ। उसके। अच्छा, ये काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि भाई हमें यूपीएससी के लिए जो जीएस पढ़नी है, क्या वो सेम टू सेम जीएस हमारी काम आ जाएगी एपीएफसी और ईओ एग्ज़ाम में? जीएस सेम ही रहती है ओवरऑल, लाइक जस्ट जो पूछने का तरीका होता है एग्जामिनर का, वो एग्जाम टू एग्जाम डिफर करता है। देखें, अगर यूपीएससी में देखें तो थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल एंड पे क्वेश्चंस राइट, पूछते हैं, राइट। सिलेबस कॉमन होता है, क्वेश्चन ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं। लेकिन अगर ईपीएफसी एओ ईओ की बात करें तो क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट होते हैं, जो आप मैप कर सकते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द सिलेबस। तो मतलब अगर अगर आप सेम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं राजीव अहीर की, तो सेम बुक आपकी ईओ में एज ईओ सच काम आ जाएँगी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। एंड करंट अफेयर एक ऐसा एरिया है जो कि काफ़ी बच्चों को परेशान करता है। परेशान करता आपको भी पक्का परेशान है। करता बिल्कुल होगा। क्योंकि कोई मतलब अथा ही नहीं कि आपको कितने उसमें उसको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर बहुत वास्ट है वो। करना। तो करंट अफेयर की प्रिपरेशन आपने कैसे मैनेज करी ईओ एग्ज़ाम की, एपीएफसी एग्ज़ाम की, दोनों की? देखिए, करंट अफेयर चाहे कोई सा भी हो, अल्टीमेटली जो उसका सुपर सेट बनेगा वो बनेगा न्यूज़पेपर, डेली राइट। न्यूज़पेपर। तो अगर आप डेली के न्यूज़पेपर को कवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपने पूरे सिलेबस के करंट अफेयर को कवर किया है, देखा है। अब बस आप उस करंट अफेयर को आपने री इन्फोर्स करना है, लाइक विद टारगेटेड मंथली मैगजीन्स, और लाइक डेली रिवीजन, लाइक आर्टिकल्स आते हैं डेली, समराइज करते हैं जो डेली के न्यूज़पेपर को, उससे आप उसको रिवाइज करेंगे और मंथली बेसिस पे रिवाइज करेंगे, तो आप एक तरीके से लिमिटेड वे में करंट अफेयर को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं आपने ना एक लिमिटेड बहुत टाइम। अच्छा पॉइंट बोला कि न्यूज़पेपर सबसे मेन सोर्स होना चाहिए करंट अफेयर बिल्कुल। प्रिपरेशन का। लेकिन ना काफ़ी दोस्त ये कहते हैं कि भाई न्यूज़पेपर तो मतलब पढ़ते में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब हम न्यूज़पेपर पढ़ते-पढ़ते परेशान हो जाते हैं, काफ़ी परेशान टाइम होते इसमें वेस्ट कर देते हैं और आउटपुट कुछ निकलता नहीं है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आपकी अप्रोच क्या थी जिससे आप आउटपुट निकाल लेते थे? सबसे पहली अप्रोच तो, लाइक हमें न्यूज़पेपर को शॉर्ट लिस्ट करना है कि जो हमारे एग्जाम के रेलिवेंट चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। वो चीज़ कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू की क्वेश्चंस एनालिसिस। पीवाईक्यू, एंड जो सिलेबस हमारा रहता है उसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि कौन से एरियाज़ में हमें पढ़ना चाहिए या कौन से एरियाज़ हमें अवॉइड करने चाहिए। तो आप देखेंगे, मान के चलिए अगर 12 पेजेस का न्यूज़पेपर है तो उसमें से जो रेलिवेंट सेक्शंस होंगे वो 2 पेजेस के सेक्शंस होंगे, इंक्लूडिंग योर नेशनल न्यूज़, एडिटोरियल्स एंड सम न्यूज़ फ्रॉम द फ्रंट पेजेस। तो आपने मतलब बहुत डायरेक्ट कर लिया कि भाई मुझे यही प्रिपरेशन यही पढ़नी है और यही मेरे एग्जाम में काम आने वाली है। बहुत बिल्कुल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशीष जी, एक और मैं आपसे चीज़ पूछूंगा कि इस एग्जाम में ना लोगों का जो फोकस रहता है कि भाई सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मतलब हर कोई ये कहता है कि हाँ सर जी। कितना टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीट होने में। तो क्या आपको सच में लगता है कि इस एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? सिलेबस तो आई थिंक कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, लेकिन जितना हो जाए उतना बेहतर है। और फिर रिवीजन कब स्टार्ट करनी चाहिए, कब प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करनी चाहिए? रिवीजन आई थिंक आपका साथ के साथ चलना चाहिए। आपको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद रिवीजन करूँगा। वो चीज़ कहीं न कहीं बाद में बैकफायर करती है अगर आप ऐसा करते हैं। रिवीजन आपको एक तो डेली बेसिस पे ग्लांस लेना चाहिए बाय द एंड ऑफ द डे, कि आज मैंने दिन भर में ये पढ़ा, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ और उस चीज़ को समराइज़ कर पाएँ। एक एक ना स्ट्रक्चर बन जाता है जब आप समराइज़ करते हैं दिमाग में। राइट। फिर उसको जब आप वीकली बेसिस पे रिवाइज़ करेंगे तो आप उस चीज़ को और रीइंफोर्स करेंगे, तो वो चीज़ आपको उतनी ज़्यादा याद रहेगी राइट। और दोबारा पढ़ने में और कम टाइम में आप उसको कवर कर लेंगे। आशीष जी, अगेन मेरा ना क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा आपसे कि आप ना वर्किंग प्रोफेशनल थे। बिल्कुल। आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है पढ़ने का, ठीक है? और आप उन लोगों से कम्पीट करें जो कि फुल टाइम पढ़ रहे हैं। फुल टाइम। तो यहाँ पर भी आप 5 घंटे के बावजूद भी अगर आप रिवीजन दिन में इंश्योर कर रहे हैं, तो वो अगेन उसके लिए टाइम कैसे निकल रहा था रिवीजन के लिए? मतलब आप रिवीजन 5 घंटे के अंदर ही टाइम निकाल रहे थे, फिर कोई एडिशनल टाइम आप देते थे? रिवीजन के लिए जनरली मैं ऐसा टाइम चूज़ करता था जब मैं फ़ोकस थोड़ा कम कर पाऊँ। ओके। उसमें मैं, क्योंकि जो चीज़ पढ़ी है उस चीज़ को मैं ग्लांस ईज़िली कर पाऊँगा। तो वो टाइम मैं जनरली ऑफ़िस में टारगेट करता था कि ज मैं दोबारा उस चीज़ को रिवाइज़ करना है, तो मैं ऑफ़िस के लिए उस चीज़ को बचा राइट, लेता हूँ। राइट। तो दोस्तों, अगर जो लोग ऑफिस में नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, उनके लिए यहाँ पर हिंट ये मिल रही है कि भाई आप अगर कॉम्यूट कर रहे हैं, आप डेली जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अगर ऑफिस जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन वाले टाइम में आप अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है? आप चाय पीने जा रहे हैं, आप सिगरेट पीने जा रहे हैं, आप जो भी करने जा रहे हैं, उस टाइम पर जो आपको 15-20 मिनट मिल रहे हैं, उसको भी पॉजिटिवली यूटिलाइज करिए, क्योंकि आपके हर मोमेंट इंपॉर्टेंट है। राइट। आशीष जी, मेरा ना एक क्वेश्चन और है आपसे कि इस एग्जाम में प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है और आपने कैसे प्रैक्टिस जो है करी इस एग्जाम के लिए? देखिए, जो ये एग्ज़ाम ले लें या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ले लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नेगेटिव मार्किंग से नहीं बच पाओगे। राइट।
जब मैंने शुरू किया था तो 100 में से अराउंड आप कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ओ माय गॉड। और हो गए एग्जाम में कि आपको 100 में से अराउंड 30 या 40 क्वेश्चंस ही एग्जैक्ट पता होंगे। वो जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ ही आप नियर पहुंच पाएंगे, लाइक टू मिनिमाइज द नेगेटिव मार्क्स। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आशीष जी ने बोला कि देखो सिलेक्शन का जो नियम है वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आने। सिलेक्शन का एक नियम ये भी है कि भाई आपको अपनी गलतियों को भी मिनिमाइज करना मिनिमाइज है। करना एग्जैक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशीष जी, मैं एक और चीज़ आपसे पूछूंगा कि ये जो प्रिपरेशन थी, इस प्रिपरेशन में आपने 2021 के 2015 के एपीएससी और ईओ एग्जाम को टारगेट माना होगा कि भाई ऐसा पेपर मुझे देखने को मिलेगा एग्जाम में, और आप सेंटर पर पहुंचे 2 जुलाई को मॉर्निंग में 9:30 हाँ। बजे। आपके सामने एक फिजिकल पेपर आता है, पेपर तो पेपर देखते आपको लगा कि यार ये कैसा पेपर आ गया, ठीक है, ऐसा पेपर तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो क्या रिएक्शन था आशीष जी का उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, और कैसे आपने खुद को रीग्रुप किया कि यार चल ये भले ही पेपर क्यों ना हो, अब इसको डील करना है? इस चीज़ की मैं ऐसे शुरुआत करना चाहूँ, जब मैंने 2020 में पहली बार सुना था ईओ का एग्ज़ाम का, और फिर मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, तब मैंने देखा था काफ़ी क्वेश्चन इजी था, डुएबल था। और इसका मेन रीज़न ये था कि ये एक कंटिन्यूस एग्ज़ाम नहीं है। तो यूपीएससी जनरली जितने डिफ़िकल्टी लेवल यूपीएससी में पूछता है उतना नहीं पूछता है। लेकिन जब 2023 में दोबारा एग्ज़ाम हुआ तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आया था इस बार। काफ़ी सेक्शंस बिल्कुल। इसमें अकाउंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस थे। बैलेंस शीट के एनालिटिकल क्वेश्चन भी बढ़ा दिए एनालिटिकल उन्होंने, क्वेश्चन बिल्कुल। बढ़ा दिए थे। लेकिन अल्टीमेटली ये था कि क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए टफ आया होगा। सबने एक्सपेक्ट किया होगा कि पिछले जैसा आएगा। मुझे अपना बेस्ट देना था उस समय पे, तो मैं इस चीज़ से घबराया नहीं। मैंने कोशिश किया कि नेगेटिव में मिनिमाइज़ करूँ किसी तरीके राइट। से। आशीष जी ने, मैं आपसे एक बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और मैं आपसे इसका ऑनेस्टली आंसर चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा यूपीएससी बैकग्राउंड का नहीं है, बिल्कुल। तो उसके लिए क्या ये एग्जाम मुश्किल है, मतलब उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना? इट इज़ ईज़ियर कंपैरेटिवली। कैसे, मतलब आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? यूपीएससी में आप देखें तो आपको 1-2 स्टेप और आगे जाना पड़ता है। चीज़ों को पढ़ा आपने, लेकिन यूपीएससी में अटेम्प्ट करेंगे तो वो पढ़ने से आंसर नहीं आएगा। इस एग्ज़ाम में सिंपल आप पढ़ेंगे, अगर सही से सिलेबस कवर करेंगे पूरा, उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे, तो आप इज़िली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। मतलब इस एग्जाम में सबसे जो अच्छी बात यही है कि भाई जो सिलेबस है सही। उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, हाँ। आपको बहुत ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं हाँ, मिलेंगे। एक पॉइंट और है कि इस एग्ज़ाम में अभी इतना कॉम्पिटिशन नहीं है कंपैरेटिव टू राइट, यूपीएससी, राइट, तो ये एग्ज़ाम अभी डुएबल है काफ़ी, बट यहाँ क्रैक कर पर ना मैं सकते आपको हो। एक नंबर अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि इस बार आपको सरप्राइज होगा ये हाँ। जान के कि 9.5 लाख बच्चों ने एपीएफसी और एग्जाम का फॉर्म भरा था, जिनमें से 3,60,533 लोग पेपर देने गए थे, और अभी ईओ का नंबर भी आएगा तो वहाँ पे भी बहुत लोग वहाँ पे जो है बहुत बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कंपटीशन बढ़ने वाला है, ठीक है, तो जितनी जल्दी निकालो उतना बेहतर उतना होने वाला बेहतर है। होगा। आशीष जी, देखो 20 जुलाई 2023 को रिजल्ट आ गया, लेकिन इंटरव्यू लगभग 1.5 साल बाद हुए। तो आप इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन को किस तरीके से प्लान कर रहे थे, क्योंकि आपके लिए पहला एक्सपीरियंस होने वाला था यूपीएससी के धौलपुर हाउस में जाके इंटरव्यू देने का, इंटरव्यू देने जो कि एक बहुत बहुत सम्मान की बात है। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि भाई मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है, इन एरियाज पे प्रिपरेशन करनी है, और आपने उन एरियाज को फिर कैसे प्रिपेयर किया? सबसे पहला तो ये था कि जो रिजल्ट से इंटरव्यू के बीच तक का शेड्यूल आने तक में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस एग्ज़ाम में। तो जब एक बार शेड्यूल फाइनलाइज हो गया, उस समय तक मेरे पास अराउंड 1 मंथ था टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। तो मैंने मेनली तो अपने डैफ पे काम किया और 1-2 मॉक इंटरव्यू दिए मैंने। डैफ में मेनली मैंने वो सेक्शंस देखे जो खासकर मेरे वर्क के रिलेटेड थे, करंट अफेयर्स में रिलेटेड थे, और जो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं इस एग्ज़ाम के, लाइक इंडस्ट्रियल लॉज हो गए, लेबर लॉज हो गए, ईपीएफ एक्ट हो गया, उसको मैं पढ़ के गया था अलग से इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। राइट। आशीष जी, मैं ना आपसे एक मोमेंट को जो है याद करने को बोलूँगा। वो मोमेंट थी कि जब आप धौलपुर हाउस के बाहर खड़े होंगे, बिल्कुल। ठीक है, आपने ये मोमेंट बहुत बार सोची होगी अपने लिए, बिल्कुल, बहुत कई लोगों बार। की रील्स भी देखी होंगी, इमेजेस भी देखी होंगी, पर आपने वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए देखी होगी। तो क्या फीलिंग थी उस टाइम पर जब आप उस मोमेंट को जो है खुद एक्सपीरियंस कर रहे थे? कैसा आपको लग रहा था उस टाइम पर? फीलिंग तो बिल्कुल सिविल सर्विस एग्ज़ाम वाली ही रहती है, चाहे कोई सा भी इंटरव्यू हो, लेकिन जब आप धौलपुर हाउस में एंटर करते हैं, तो जब आप बिल्डिंग को देखते हैं पूरी धौलपुर हाउस की, और आपके मन में चल रहा होता है कि अभी आप यूपीएससी बोर्ड मेंबर या एक्स बोर्ड मेंबर को फेस करने वाले हैं, तो वो फीलिंग अपने आप ही एक काफ़ी ओवरवेलमिंग फीलिंग हो जाती है उसमें। मतलब आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि अच्छा चल यार लगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम नहीं दिया, बट यहाँ पर पहुँच गया, यही पहुँच मेरे गए। लिए बहुत बड़ी बात बिल्कुल। है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जो लोग यूपीएससी के हारे हैं, थके हुए हैं, ठीक है, और नहीं निकल पा रहे हैं, उनसे मैं बता दूं कि भाई ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको यूपीएससी ही कंडक्ट कर रहा है, तो आप इस लाइफ को जी सकते हैं दोबारा से। एंड आपका इंटरव्यू कैसा एक्सपीरियंस रहा आशीष जी? कौन आपके पैनलिस्ट थे, चेयरमैन कौन थे, और किस किस फील्ड पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए? इंटरव्यू में जो चेयरमैन थे वो स्मिता नागराज मैम थी,
और जनरली मुझसे उन्होंने वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जो मेरी करंट वर्किंग प्रोफाइल है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, थोड़े साइबर सिक्योरिटीज़ के क्वेश्चन पूछे और पब्लिक फाइनेंस कैसे मैनेज होता है उसके क्वेश्चंस पूछे। तो 3 वर्टिकल्स में आप कह सकते हैं ओवरऑल कि 3 एरियाज़ में मुझसे क्वेश्चन पूछे। एक तो मेरे करियर जो वर्क है उसके रिलेटेड, और जो आपकी ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी, या उसमें क्या क्या लैक्यूनाज हैं, कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, फंड पास होता है तो नीचे ग्राउंड लेवल तक कैसे जाता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट उसमें आते हैं, इसके अराउंड क्वेश्चंस थे। तो ये आपका प्रिडिक्टेबल लाइन पे था या कुछ आपको सरप्राइज एलिमेंट भी मोस्टली देखने को मिला? प्रिडिक्टेबल लाइंस पे थे। सही है, बहुत बढ़िया। तो जो ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा आपको, तो आपको फीलिंग आ गई थी इंटरव्यू के बाद कि हाँ मेरी सिलेक्शन हो सकती है? मिक्स फीलिंग थी थोड़ी सी, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक थोड़ी मिक्स फीलिंग थी, राइट, लेकिन लग रहा था कहीं ना कहीं कि हो जाना चाहिए। राइट। तो जब 2 जनवरी 2025 को रिजल्ट आपने देखा, तो कैसे पता लगा कि भाई रिजल्ट आ गया है? और वो जो हाथ कांपते हैं कई बार रिजल्ट देखते हो, आपके साथ भी वो फीलिंग हुई? कह सकते हैं थोड़ा सा, खासकर जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं। मैंने एक्चुअली यही था कि मैं अपना नाम सर्च नहीं करूँगा डायरेक्ट, मैं पूरी लिस्ट स्क्रॉल करूँगा देखने के लिए। तो अल्टीमेटली जब तक लिस्ट स्क्रॉल की तो नाम मुझे अल्टीमेटली मिल गया उस लिस्ट में। तो सबसे पहले तो अच्छा लगा काफी। किसको कॉल करके बताया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है? सबसे पहले तो मैंने घर पे ही बताया सिलेक्शन का। तो पिताजी की क्या रिएक्शन थी? आपके पिताजी भी सरकारी नौकरी में थे, है ना, जी। यूपी रोडवेज में। तो पापा तो मतलब बहुत कम इमोशनल जो है हाँ। एंगल जो है शो करते हैं, हमेशा एकदम स्ट्रिक्ट से रहते हैं। तो आपके फादर की क्या वर्डिंग थी जब आप उनको पता लगा कि भाई ईओ एग्जाम क्वालिफाई हो गया है मेरे उनका लड़के यही का? था कि बहुत बढ़िया कि कम से कम एक एग्ज़ाम यूपीएससी का क्रैक हुआ है, वो बहुत काफ़ी बढ़िया, अच्छा। बहुत। और मदर का क्या रिएक्शन था? मदर का तो हमेशा ऐसे ही था कि जिसमें आप खुश हो जाते हो अच्छा है, तो उनको दिखा कि मैं खुश हूँ तो वो भी काफ़ी खुश थे। तो मतलब जब रिजल्ट आया उस दिन सिलेक्शन की रात को कैसे एंजॉय किया आपने? एंजॉय तो नहीं कह सकते, लेकिन सेटिस्फेक्शन था मन में काफ़ी कि चलो फाइनली हो गया है। राइट। आशीष जी, आपके जो ब्रदर हैं वो भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, है ना? तो आपका निकलना कहीं ना कहीं उनके भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मोटिवेशन होती है बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आशीष जी, मैं ना एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा जिसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये 4-5 साल ना आसान नहीं थे। मतलब भले ही आप ऑलरेडी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मोड में थे, ठीक है, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी टेंशन नहीं थी क्योंकि आप एक अच्छी जॉब कर रहे थे, आपको लोगों के तानों की भी टेंशन नहीं थी कि भाई आप ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन फिर भी मन में एक गिला शिकवा रह रहा था कि यार एग्ज़ाम जो मैं चाह रहा हूँ क्रैक करना है वो क्रैक नहीं हो रहे हैं। तो इस पूरे 4-5 साल की जर्नी में कौन सी ऐसी मोमेंट थी जहाँ पर आपको बहुत डाउन फील हुआ हुआ यार कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ? कैसी ऐसी मोमेंट थी जिसको आप रिकॉल करना चाहें? मेनली देखें अगर, जैसे कई बार ऐसा लगता है कि इस मेंस जब मैं लिखता था यूपीएससी का, तो लगता था कि इस बार तो हो जाना चाहिए, काफ़ी एफर्ट दिया है, ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर किया है, एथिक्स भी प्रिपेयर किया है। तब फिर जब रिजल्ट नहीं आता था तब काफ़ी डाउन मोमेंट हो जाता था और उस वो ना समय डाउन पे। मोमेंट ऐसी होती है कि आप किसी को बता भी नहीं पाते बता हैं। भी नहीं पाते, वो खुद ही आपको मैनेज करना होता है एक तरीके से, तो खुद ही कितने झेलना दिन का शोक मनाते थे आप? होता है। आप कह सकते हैं कि 1 महीना तो लग जाता था। अरे! तो कैसे, मतलब कैसे रीस्टार्ट कैसे करते थे? मतलब क्या मन को समझाते थे कि उठ, दोबारा खड़ा हो, दोबारा मेहनत कर? वो हैशटैग रीस्टार्ट वाला जो हाँ, है वो कैसे आप करते थे मतलब अपने लिए? वो यही था कि यूपीएससी नहीं है तो कोई और ऑप्शन नहीं है, ऐसा रहता था कि अगर पढ़ूंगा नहीं तो कुछ होना नहीं है, पढ़ के ही होगा जो होगा, राइट। तो खुद को कहीं ना कहीं उठाना ही पड़ेगा। अच्छा जी, बहुत बार ना लोग बाहर कोई आग तलाशते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि यार कोई मुझे मिल जाए, मोटिवेट कर दे तो मैं प्रिपरेशन करूंगा। आपके अंदर ही मुझे बहुत आग दिख रही है जो प्रिपरेशन के लिए आपको ललक जो है आपको बरकरार रख रही थी। तो ये क्या मतलब सोर्स है उस पर्टिकुलर मोटिवेशन का कि भाई आप रुक ही नहीं पा रहे? देखिए, जो मोटिवेशन है अल्टीमेटली इंटरनली ही होना चाहिए। वो इंटरनल मोटिवेशन तभी आता है जब आपको पता है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। बिल्कुल। जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेते हैं तब वो मोटिवेशन आपके अंदर आ जाता है, और अल्टीमेटली मोटिवेशन को आपको कन्वर्ट करना है डिसिप्लिन में। क्योंकि मोटिवेशन हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप अच्छा फील करो तब अच्छी पढ़ाई हो जाए, लेकिन जो डाउन मोमेंट्स हैं उस समय भी पढ़ाई आपको करनी है, उसके लिए डिसिप्लिन काफ़ी ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्रिपरेशन जर्नी हमारे दोस्त कर रहे हैं, इनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि कौन सी बातें हैं जिनका इनको ध्यान रखना चाहिए, जो मतलब इनको हमेशा जो है ध्यान में रखनी चाहिए जब अपनी प्रिपरेशन को ये अच्छा करना चाहते हैं या फिर इस एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं? क्या एडवाइस आपकी रहेगी? एडवाइस यही रहेगी, जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा उस प्रिपरेशन को ऑब्जेक्टिव रखें। कुछ एरिया प्रिपेयर किया है तो उस एरिया के रेस्पेक्टिव आप क्वेश्चन लिखें, उस एरिया के रेस्पेक्टिव आप आंसर्स अटेम्प्ट करें, ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करें, और उस साइकिल को रिपीट करना है अल्टीमेटली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आशीष जी से बहुत बात करी, बहुत कुछ इनसे जानने को मिला, सीखने को मिला। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया। मैं आशा करता हूँ कि भाई आप अगली साइकिल में एपीएफसी एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लें। एंड दोस्तों, देख रहे हो आपके कंपटीशन कौन होने वाले हैं, तो आपको भी बहुत मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। थैंक यू।